Hello students of class 9, good evening to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we have a fabulous lesson, a very inspiring, touching and important lesson from your course syllabus to be discussed. This lesson is known as My Childhood. Students, do you know whom does this lesson talks about? This lesson talks about the greatest personality of the world, APJ Abdul Kalam. नाम तो आपने सुना होगा. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग महानता हासिल करते हैं और कुछ लोगों पे महानता थोपती जाती है. APJ Abdul Kalam Sahab comes in second categories. He achieved greatness. महानता उन्होंने हासिल की अपने जीवन में, अपने कठिन परिश्रम से, अपने एफर्ट से, अपने मनोबल से, अपने प्रयासों से. यह लेसन मात्र एक लेसन नहीं, यह लेसन एक इंस्पिरेशन है जो हमें राह दिखाता है, जो हमें जज्बा भरता है, जो हमको ताकत देता है अपनी मुश्किलों से लड़ने का और आगे बढ़ने का. सो आइए हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम साहब का बचपन कैसा था. एक खास बात, APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में अगर 2-3 चीजें केवल कह दी जाए तो दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों पर, दुनिया की तमाम हस्तियों पर वो चीजें भारी हो जाएंगी. अगर हम बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम साहब के स्पेस मिशन के बारे में, अगर उनके न्यूक्लियर विजन के बारे में अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में उनका योगदान अगर हम याद करते हैं, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने 2002 में. APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द विंग्स ऑफ फायर, और द विंग्स ऑफ फायर से ही ये लेसन लिया गया है. स्टूडेंट्स, एक बात और आपको मैं बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग. मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग इन आवर लाइफ. हमारे जीवन का बसंत है. 90 साल की उम्र में भी अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आप कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए, सर्टेनली ही विल पिप इनटू हिज चाइल्डहुड. अपने बचपन में वो झांक कर देखेगा और अपने बचपन से कुछ यादें ले आकर हमारे आपके बीच शेयर करेगा. कलाम साहब भी इस लेसन में अपने बचपन में जाते हैं और अपने बचपन के बारे में आपको बताते हैं. वो बड़ी सिंपल सी बात बताते हैं कि उनका एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में, एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ. रामेश्वरम में, रामेश्वरम एक स्थान का नाम है जो एक छोटा आइलैंड टाइप का, चारों तरफ से पानी है उसका. और रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में इनका जन्म हुआ. बताते हैं फैमिली बड़ी थी, इनका घर पक्का का था, लाइम और ब्रिक से बना हुआ था, जो 19वीं शताब्दी के हाफ में बना था, अर्थात 1850 वगैरह के लगभग में उनका वो घर बना था. और उस घर में इनकी पूरी कंबाइंड फैमिली एक साथ रहती थी. परिवार बड़ा था और ये कहते हैं कि उस बड़े से परिवार में बड़ा सुखद जीवन था. सुखद जीवन का मतलब लग्जरियस लाइफ नहीं. ये बताते हैं कि इनके जीवन में लग्जरीज नहीं थे, बड़ा सिंपल लाइफ था. और इनके पिताजी का नाम जैनुलाब था और माताजी का नाम आशियामा. ये दोनों इनके जीवन में आइडियल है, अपने आदर्श के रूप में अपने माता पिता को देखते हैं. कहते हैं कि मेरी माताजी एक काइंड हार्टेड लेडी थी और बहुत दयावान थी वो. कलाम साहब बताते हैं कि उन्हें याद नहीं है कि उनकी फैमिली में जितने मेंबर्स थे, कभी उनके फैमिली मेंबर्स अकेले बैठ के खाना खाए हों. उनके घर में हमेशा उनके फैमिली मेंबर्स से ज्यादा लोग खाना बैठकर खाते थे. अर्थात उनके यहाँ मेहमान नवाजी बहुत होती थी, बहुत मेहमान आते थे. और कलाम साहब इसको याद करके आपको बताते हैं
कलाम साहब कहते हैं कि 1939 में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उस समय उनकी उम्र मात्र 8 साल की थी। 8 साल की उम्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और ये बताते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो पता नहीं क्या हुआ, टैमरिंड सीड, इमली का बीज, अचानक से इसकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई। और 8 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ इमली के पेड़ के नीचे ये घुमा करते थे और टैमरिंड सीड इकट्ठा करते थे। और मस्जिद के पास एक दुकान थी, उस दुकान पर ले जाकर ये बेचते थे और इसके बदले में उनको 1 आना रुपया मिलता था। आना मनी का एक यूनिट था, पैसे का एक यूनिट था उस समय, और 16 आने का 1 रुपया होता था। यू मस्ट नो। अपने बचपन को, अपने उस 8 साल की उम्र वाले बचपन को कलाम साहब याद करते हैं और इन सुखद अनुभवों को आपसे शेयर करते हैं। कलाम साहब बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो टैमरिंड सीड बेच बेच के 1 आना कमाते थे। बहुत सुखद था वो। भारत पर वो बताते हैं कि उस समय इंडिया पर और खास तौर से रामेश्वरम में वर्ल्ड वॉर का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय सेना को आदेश दिया एलाइड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। और इसका नतीजा, इसका पहला असर रामेश्वरम में कलाम साहब बताते हैं ये हुआ कि जो रामेश्वरम में ट्रेन रुकती थी वो रुकनी बंद हो गई, उसका स्टॉपेज बंद हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो न्यूज़पेपर बाहर से आता था वो चलती हुई ट्रेन में प्लेटफॉर्म पर उसके बंडल्स फेंके जाते थे। इनके चाचा जी शमसुद्दीन साहब थे। शमसुद्दीन साहब न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। अब चलती ट्रेन से बंडल प्लेटफॉर्म पे फेंके जा रहे थे। शमसुद्दीन साहब ने कलाम साहब से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और बंडल्स कलेक्ट करने में मेरी मदद करो। कलाम साहब याद करते हैं कि अपने चाचू के साथ ये स्टेशन जाते थे और बंडल्स को कलेक्ट करते थे और न्यूज़पेपर बांटने में अपने चाचा की मदद करते थे। और न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से जो कुछ इनको पैसे मिलते थे, कलाम साहब याद करते हैं कि इनकी जिंदगी की वो पहली वेज थी, इनकी जिंदगी की वो पहली कमाई थी जो थ्रू सेलिंग न्यूज़पेपर से आई। कलाम साहब एक बड़ी खास बात बताते हैं कि हर बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, उसको एक फैमिली मिलती है, उसको एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मिलता है, उसको एक संस्कार का वातावरण मिलता है और अपने उस पारिवारिक परिवेश में वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है और अपने प्राइम लाइफ की बहुत सारी चीजें वो अपने उस पारिवारिक परिवेश की ही वजह से सीखता है। कलाम साहब अपने बारे में कहते हैं कि ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मैंने अपने पिता से सीखी, एंड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस मैंने अपनी मां से सीखा। कलाम साहब अपने बचपन के कुछ दोस्तों की चर्चा करते हैं इस लेसन में। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यह चैप्टर कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ध्यान रखिए। आगे इस स्टोरी में कलाम साहब अपने बचपन के दोस्तों को याद करते हैं और उनके 3 खास दोस्त हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले रामानंद शास्त्री के बारे में बताते हैं। रामानंद शास्त्री, जिनके पिताजी लक्ष्मण शास्त्री थे, एक बड़े से टेंपल में, एक नामी टेंपल में मुख्य पुजारी थे और एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी उनकी, एक रूढ़िवादी फैमिली जो कट्टर हिंदुत्व या अपने धर्म के प्रति बहुत रिजिड। इनके एक दूसरे मित्र थे अरविंदम। अरविंदम भी एक ब्राह्मण फैमिली से थे और तीसरे जो थे वो शिव प्रकाश जी थे, ये भी हिंदू थे और ये तीनों लोग एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और ये तीनों लोग इनके खास दोस्त थे। कलाम साहब अपने तीनों दोस्तों को याद करते हैं। सबसे पहले वो रामानंद शास्त्री के बारे में बताते हैं कि अपने पिताजी के बाद जो एक बड़े मंदिर में मुख्य पुजारी थे,
उनके पिताजी के बाद रामानंद शास्त्री जो थे वो उस मंदिर के मुख्य पुजारी बन गए। इनके दूसरे दोस्त अरविंदम साहब जो थे वो पिलग्रिम्स के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अपने आप को उन्होंने स्थापित कर लिया। और तीसरे इनके जो मित्र शिव प्रकाशन जी थे, शिव प्रकाशन जी रेलवे के कैटरिंग बिजनेस में अपने आप को व्यस्त कर लिए। एक एनुअल फंक्शन, एक वार्षिक आयोजन रामेश्वरम में होता था। इसके बारे में कलाम साहब याद करते हैं, जिसको सीताराम वार्षिक सीताराम कल्याण अर्थात सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन होता था। ये बताते हैं कि इसके लिए एक तालाब के बीचों बीच बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, स्टेज बनाया जाता था, जिसको राम तीर्थ कहा जाता था, जो कलाम साहब के घर के एकदम पास था। और बड़े उमंग के साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इस आयोजन को संपन्न कराते थे। कलाम साहब याद करते हैं कि इस आयोजन में, इस वार्षिक आयोजन में जो सीताराम विवाह महोत्सव का था, इनके परिवार को एक स्पेशल जिम्मेदारी मिलती थी। जो राम और सीता के आइडल्स होते थे, उनकी जो मूर्तियां होती थी, उनको तालाब के बीचों बीच राम तीर्थ अर्थात उस प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए नाव का अरेंजमेंट करना होता था। इनकी फैमिली को जिम्मेदारी मिलती थी कि नाव अरेंज करना है, बोट अरेंज करना है और उसी पर रखकर राम और सीता के आइडल्स वहां प्लेटफॉर्म तक पहुंचाए जाएंगे। कलाम साहब कहते हैं कि राम की कथा रामेश्वरम में बहुत ही मशहूर थी। होते समय हमारी दादी राम की कथा अक्सर सुनाया करती थी। ये था सामाजिक सौहार्द, ये था सामाजिक सामंजस्य। घटना तब की है जब कलाम साहब 5th क्लास में पढ़ते थे और कहते हैं कि गांव के प्राइमरी स्कूल में हम लोग 5th क्लास में पढ़ते थे और हम चारों फ्रेंड्स आगे की बेंच पर बैठते थे। एक नए शिक्षक आते हैं स्कूल में और नए शिक्षक कलाम साहब एक टोपी लगाते थे और उनकी टोपी उनकी पहचान थी। और वो नए टीचर जब आते हैं स्कूल में तो उस टोपी को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं कि ये मुस्लिम बॉय है। और रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाश, ये तीनों ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे और ये तीनों लोग जनेऊ धारण करते थे। कलाम साहब बताते हैं कि उस टीचर को ये बात खराब लगी कि इन ब्राह्मण कुमारों के साथ एक मुस्लिम बॉय क्यों बैठ रहा है। एक दिन क्लास में कलाम साहब को उन्होंने कहा कि तुम पीछे वाली सीट पर चले जाओ। कलाम साहब को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत इंसल्टिंग भी लगी और बहुत मन में खराब भावना आई। और जब पीछे की बेंच पर जाकर वो बैठकर आगे देखे तो बताते हैं कि रामानंद शास्त्री जो थे वो अपनी बेंच पर अपना सर टिकाए रो रहे थे। उनको खराब लग रहा था। कलाम साहब याद करते हैं और कहते हैं कि रामानंद शास्त्री की कि वो आंसू आज भी मैं भूल नहीं पाता। उन्हें बहुत खराब लगता है ये बात। कलाम साहब याद करते हैं कि जब छुट्टी हुई हम लोग घर आए तो हम लोग अपने रेस्पेक्टेड पेरेंट्स से ये बात बताए। लक्ष्मण शास्त्री जी जो एक बहुत बड़े टेंपल में मुख्य पुजारी थे, उन्होंने उस टीचर को बुलाया और बुला के बहुत उसे फटकार लगाई, उसे बहुत डांटा। कहा कि इन इनोसेंट बच्चों में, इन निश्चल बच्चों में, जो बच्चे कभी दुराव नहीं सीखे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं इन बच्चों में, इन इनोसेंट बच्चों के बीच ये सोशल इनइक्वालिटी और एक कम्युनल इंटॉलरेंस आपने भरने की कोशिश की और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को बहुत डांटा और कहा कि या तो इन बच्चों से आप माफी मांगिए और नहीं तो स्कूल छोड़ के चले जाइए। कलाम साहब याद करते हैं कि टीचर माफी तो नहीं मांगे लेकिन उन्हें अपने इस काम के लिए बहुत पश्चाताप हुआ और वो उस दिन से इस तरह की सोच बदल दी, उनके विचारों में परिवर्तन हो गया। कलाम साहब एक अपने साइंस टीचर की बात करते हैं, अपने साइंस टीचर के बारे में बताते हैं जिसका नाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर था।
ये अय्यर साहब, शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, ये इनके साइंस टीचर थे और इनका सपना था कलाम को अब्दुल कलाम बनाना, एपीजे अब्दुल कलाम बनाना। सुब्रमण्यम अय्यर अक्सर क्लास में कहा करते थे, कलाम, आई वॉन्ट टू मेक यू द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट, द हाईली एजुकेटेड पर्सन इन आवर सोसाइटी। पूरे शहर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं। और कलाम साहब कहते हैं कि एक बार अय्यर साहब ने मुझे अपने घर पर खाने पे बुला लिया। मैं उनके घर गया। उनकी पत्नी बहुत कंजर्वेटिव थी, बहुत पुरानी सोच की थी, बहुत रूढ़िवादी थी और वो हाय तौबा मचा दी कि एक ब्राह्मण के घर में एक मुस्लिम बॉय को आपने खाना खाने के लिए बुला लिया। कलाम को खराब लगा। कलाम से कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मुझे ये समझ आया कि हमारे सर ने मुझे क्यों बुलाया, अगर उनके घर में ऐसी स्थिति थी। लेकिन हमारे सर ने अपनी पत्नी को डांटा नहीं, बल्कि मुझे बिठाया और अपने हाथों से सर्व किया और मेरे पास में बैठ के वो खाना खाए। और खाना खा के जब मैं वहां से चलने लगा तो मेरे उदास निगाहों को उन्होंने पढ़ लिया और पढ़ के उनके वो सेंटेंस आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। कलाम साहब का कहना है कि उस टीचर ने, उस साइंस टीचर ने कहा, कलाम, जब तुम समाज बदलने चले हो तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी, उन्हें तुम्हें सहन करना होगा, उन्हें तुम्हें खत्म करना होगा, उन्हें अपनी सोसाइटी से हटाना होगा। कलाम साहब अपने उस टीचर को याद करते हैं और जाते जाते शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने कलाम साहब को एक बार फिर इनवाइट किया और कहा कि अगले हफ्ते फिर तुम हमारे यहां खाने पे आओगे। कलाम साहब कहते हैं कि जब वो दूसरी बार उनके घर खाने पर गए तो अब की बार परिस्थितियां बदल गई थी। हमारे शिक्षक की श्रीमती जी अपने हाथों से उन्होंने मुझे सर्व किया और अपने किचन में बिठा के सर्व किया और खुद हमारी आगवानी करते हुए अपने घर में लेके गई और हम, हमारे शिक्षक, दोनों लोग साथ में मिलकर खाना खाए। अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। कलाम साहब कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका था, चारों ओर शांति स्थापित हो गई थी और भारत आजाद भी हो गया था। और महात्मा गांधी ने एक सेंटेंस कह दिया, इंडियंस विल मेक देयर नेशन। अब सभी भारतीयों पर एक जिम्मेदारी थी अपने देश के निर्माण का, अपने निवास का के निर्माण का, अपने रहन सहन के निर्माण का। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट पूरे भारत में लोगों में उत्साह भर दिया था और सब लोग निर्माण के लिए दौड़ पड़े थे। कलाम साहब कहते हैं कि अब मुझे शहर जाना था हायर एजुकेशन के लिए। मैंने अपने अबू से पूछा, अबू, आई वॉन्ट टू गो टू अ बिग सिटी फॉर माई हायर एजुकेशन। कलाम साहब याद करते हैं कि उनके अबू ने, उनके पिता ने उनको किन शब्दों से विदाई की। वो कहते हैं कि अबू के वो शब्द, उनके पिता के वो शब्द आज भी उनके कानों में गूंजते हैं और उन्होंने कहा, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तुम्हें अपने विकास के लिए बाहर जाना ही होगा। उन्होंने समझाया कि अ सीगल एक समुद्री पक्षी होता है। अ सीगल नेवर फ्लाइज अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट। इस सेंटेंस में बहुत कुछ छुपा है। अ सीगल नेवर फ्लाइज अक्रॉस द स्काई अक्रॉस द सन अलोन। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता। कलाम साहब के पिता ने उनको समझाया कि अकेले समाज नहीं बदलता। दूसरी चीज उन्होंने समझाया, विदाउट नेस्ट, जमीन से उठ के उड़ान नहीं भरी जा सकती। अपने आप को हमेशा जमीन से जोड़े रखना होगा, जो कलाम साहब के व्यक्तित्व में शुरू से अंत तक हमें और आपको, सबको, पूरी दुनिया को दिखाई देता है। इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी कितने सरल और सहज व्यक्ति थे वो। जब शहर जाने की बात आई तो कलाम साहब याद करते हैं कि मेरी माँ थोड़ा सा हिचकिचाई, थोड़ा हेजिटेंट हुई। उसको नहीं लगा कि कलाम कभी बाहर गया नहीं है, बाहर बड़े शहर में जाएगा, कैसे रहेगा। मेरे पिता ने मेरी माँ को समझाया। कलाम साहब कहते हैं मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मेरी माँ को समझाया
योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर्स, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुम्हारे जरिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन तुम्हारे यहां से नहीं आए। वो कहते हैं कि दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो कहते हैं यू गिव देम लव, तुम अपने बच्चों को प्यार जरूर करते हो। यू गिव देम लव बट यू डू नॉट गिव देम योर थॉट्स। दे हैव देयर ओन। तुम बच्चों को प्यार दे सकते हो, बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकते हो, लेकिन उनकी जिंदगी के ख्याल, उनकी जिंदगी के मिशन, उनकी जिंदगी के गोल तुम नहीं दे सकते। दे हैव देयर ओन, उनके अपने हैं। सो लेट देम बी फ्री, लेट देम फ्लाई एंड लेट देम डू देयर ओन एफर्ट्स टू अचीव देयर ओन गोल। और इन शब्दों के साथ कलाम साहब अपने पिता के इन शब्दों को याद करते हैं और हम सबको प्रेरित करते हैं टू गो अहेड, टू टेक एफर्ट्स, टू डू बेटर एज वी कैन। स्टूडेंट्स, thus this lesson goes to its end and I think कि ये एक्सप्लेनेशन आपको ये लेसन समझने में मदद करेगा। अब now I am giving you 5 questions and these 5 questions you have to answer. Answering, you have to post your answers to my Telegram channel, The Orientation, and I want to assure you certainly I will respond you. मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगा, उसमें जो कमियां होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत आपके काम का चैनल है। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। विशिंग